हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और ये सिंगल लेक्चर में खत्म हो जाएगा और बहुत इजी है, तुम लोग जानते हो इसके बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल लिया है क्योंकि डिप्लोमा में है ये। अदरवाइज अगर किसी को 11th क्लास की भी नॉलेज है ना इसके बारे में, सफिशिएंट है। इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आता है। मेन हमें फोकस किस पे करना है? फंक्शंस पे फोकस करना है ना। कौन कौन से कंपोनेंट है, 4-5 बड़े मेजर हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं बाद में, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा भी, ठीक है ना। मतलब कंपोनेंट तो सारे पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल हमारी बॉडी में सबसे छोटी एक यूनिट होती है जिससे मिल मिल के हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ये बात सबको पता है। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग सब जानते हो, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं सेल के बारे में, ठीक है। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? द सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। स्ट्रक्चरल है ना, जैसे कि कोई एक मकान होता है। मकान किससे बना होता है? एक एक ईंट से जुड़ जुड़ के पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। वो जो एक ईंट है, वो एक ईंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल। किसी बिल्डिंग के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो क्या होगी? एक ईंट होगी। अच्छा, हमारी बॉडी में, इंसान के शरीर में अगर सबसे छोटे लेवल पे कहीं पे काम हो रहा है तो सेल में हो रहा है। बहुत सारे सेल मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा काम बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल हो गया जिससे मिलकर हमारा बॉडी बनी है। फंक्शनल हो गया, वो छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा काम बन जाता है। एंड बायोलॉजिकल यूनिट, बायोलॉजिकल क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे लिविंग चीज के अंदर है। तो बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां सबकी बात हो गई। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं इस अर्थ पे, हर किसी के अंदर एक बेसिक क्या पाया जाता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट पाई जाती है, जिसको कि हम सेल कहते हैं। द सेल्स आर द ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब जो खुद अपने आप को कंट्रोल करे, कब उसे डिवाइड होना है, कब रेप्लिकेट करना है, कब क्या काम करना है, खुद अपने आप को पूरा कंट्रोल करता है सेल। सेल किसी और का ऑर्डर नहीं मानता, वो अपना खुद से सारे काम कर लेता है। दैट इज ऑटोनोमस। खुद से ही अपना काम सारा करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, 1 से 2 हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इस दुनिया पे सबसे कोई छोटी चीज है जो जीवित है वो एक सेल होता है ना। उससे छोटी कोई चीज जीवित नहीं होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे जुड़ जुड़ के एक जिंदगी बनी हुई है, हम और आप बने हुए हैं। द टर्म सेल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड से आया है सेला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेला का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। सबको पता होगा अगर कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे उसे। तो उसे एक कमरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते, उसने कहा ये तो कमरे हैं। तो वहीं से एक सेला से स्मॉल रूम और वर्ड बना गया सेल, ठीक है ना। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जहां पर हम सेल को स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इसको याद रखेंगे ध्यान से, साइटोलॉजी, ठीक है। इन 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। सबसे पहले खोज किसने की थी इसकी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बेसिक बातें सब पुरानी बातें, कुछ नया नहीं। डेफिनेशन उसी से बना लेंगे हम लोग। ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेस। सबसे छोटी बेसिक यूनिट है जो कि जिम्मेदार है किसके लिए? जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है। लाइफ प्रोसेस मतलब हमारा सांस लेना, दिल का धड़कना, यूरिन का निकलना, है ना, डाइजेशन होना, ये जो लाइफ प्रोसेस हो रही हैं, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हो जाएगी। ये सेल के बारे में जनरल बातें आ गई। इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या क्या आ सकता है? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एक, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट से, फंगई से, बैक्टीरिया से कोई लेना नहीं है। क्लियर है? हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट से, ठीक है, बैक्टीरिया से, फंजाई से कुछ लेना देना नहीं है, उनके सेल से। अगर वो पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना, ठीक है ना। बहुत से बच्चे सेल सब सारे हर टाइप के सेल पढ़ने लग जाते हो। हर टाइप के सेल नहीं पढ़ने, हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल। जितना भी स्ट्रक्चर है ह्यूमन के अंदर सब किसका बना होता है? सेल का बना होता है। सेल को देखें जरा, बड़ा कलरफुल डायग्राम है, काफी अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ये देखो, सबसे ऊपर की परत की बात करें, ये सबसे ऊपर की जो परत है, ठीक है,
कलर चेंज कर लें। ये देखो ये सबसे ऊपर की जो परत है ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जानते हो उसको तुम लोग, ठीक है। अंदर एक बड़ी सी चीज क्या है, ये पर्पल कलर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग है ये न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, क्रोमेटिन यानी कि हमारा डीएनए, और न्यूक्लियोलस एक बीच में चीज पाई जाती है जो कि राइबोसोम्स को बनाता है, समझेंगे अभी उसको। न्यूक्लियस से जुड़ी हुई, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है एनवलप, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ, ये देखो अब ये इसी जुड़ी हुई ये जो चीजें हैं, ये देख रहे हो, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपली रेटिकुलम। रफ क्यों बोला गया, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम होने की वजह से खुरदरा खुरदरा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, खुरदरा खुरदरा। अब ये इस तरह से बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है, फिर आखिरी में जाके यही ना देखो इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो गई है, यही जाकर के इसमें कन्वर्ट हो गई है, और इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है। फिर एक चीज पाई जाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं। हमारी इसके अंदर जितने भी डेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया मर गया या कोई और चीज खत्म हो गई, तो जो ये होता है लाइसोसोम उसे खा पी के सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रियोल्स किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। सेंट्रोजोम इसके आसपास का जो मटेरियल होता है उसे सेंट्रोजोम कहते हैं। माइक्रोविलाई, कुछ सेल के अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसी में माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये चीजों ना तीनों मिलके क्या बनाती हैं, साइटोस्केलेटन। क्या बनाती हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है, ये तीनों मिल करके, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको मैं जरा एक काम करता हूँ, हाँ ये कलर ले, ये साइटोस्केलेटन है ना, ये अंदर देखोगे ये दिख रहे होंगे, ये इस टाइप से, ये साइटोस्केलेटन ऐसे आर पार रहते हैं, देखो बताया तो मैं, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे करके, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रखेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये है कि जो चीज जहां है, मान लो इस सेल को टेढ़ा मेढ़ा कर लो तो ऐसा नहीं कि पूरे स्ट्रक्चर एकदम इधर हो जाएंगे, जो चीज जहां है वो वहीं की वहीं स्टेबल रहती है, तो ये सबको बांध के रखती है। कौन, ये तीनों मिलकर के, जो कि क्या कहलाते हैं, साइटोस्केलेटन। ये अंदर के जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको बांध के रखोगे, तो मैं हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, जो जहां पर है वो वहां पे फिक्स रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कुछ ऐसे धागे हैं जो इनको वहीं के वहीं फंसा के रखे हुए हैं, मकड़ जाल की तरह। बात समझ में आ रही है। बस अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ये पेरोक्सिसोम है, माइक्रो बॉडीज के अंदर काउंट होता है, इसके अंदर काउंट होता है ये माइक्रो बॉडीज में, ठीक है। आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, बात समझ में आ गई होगी। सेल बहुत इजी है, ठीक है, जिन लोगों को आता है वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके इस लेक्चर को देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं, विच वेरी इन शेप एंड फंक्शन, जिनका काम और फंक्शन भी अलग है, सबका शेप भी अलग अलग होता है। ऑल सेल्स हैव 3 मेन पार्ट, लेकिन सेल कोई भी हो उसके अंदर 3 मेन पार्ट पाए जाएंगे। सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सबके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म पता ना क्या होता है, एंड न्यूक्लियस होगा। देखो एक चीज बता दूं मैं, ये सेल और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में इसके अंदर जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल करके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। दैट्स इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आई। तो प्रोटोप्लाज्म से कंफ्यूज नहीं कर जाना है, जिसने काट लिया, ठीक है। फ्लूइड साइटोप्लाज्म, फ्लूइड साइटोप्लाज्म, जो ये फ्लूइड है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, दिस इज
सेल मेम्ब्रेन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया और बाहर क्या है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। बाहर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? तो बस यही चीज बता रहा है कि सबके अंदर तीन चीजें मेन पाई जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीन चीजें सबके अंदर पक्के से पाई जाएंगी। क्यों कहा गया सबके अंदर पक्के से पाई जाएंगी? ठीक है, थ्री मेन कंपोनेंट। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं, ठीक है, अभी आगे आएगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल आ जाएगा, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना, पढ़ेंगे उसको, देखेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, वो एक्सेप्शन में आता है क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, समझेंगे उसे अभी आप। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज, और ये कैसी होती है, इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल बैरियर दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल। ये एक बैरियर है, एक अवरोधक है। ठीक है, एक क्या है, अवरोधक है, एक अवरोधक है जो क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, जो चीज आउटसाइड है और जो चीज इनसाइड है दोनों क्या रखता है, अलग रखता है, क्योंकि दोनों का माहौल अलग है। सेल मेम्ब्रेन की एक्चुअल जरूरत क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ वॉल्स ऑफ हाउस। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारी क्लास चल रही हो और ऐसे खुले में चला दें क्लास, है ना, खुले में गाड़ियां चल रही हैं, सड़क किनारे चल रही है, तो क्लास हो नहीं पाएगी। क्यों? दोनों इन्वायरमेंट मिल गए हैं। क्लास का इन्वायरमेंट अलग होता है, दीवारें बंद, खिड़कियां बंद, पंखा चलना चाहिए और शांति होनी चाहिए, और बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। तुम बाहर के एनवायरनमेंट पढ़ाई नहीं कर सकते हो, है ना, नहीं हो सकती। तो वही सेम चीज है, सेल को एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने सारी रिएक्शंस करने के लिए। इसके अंदर क्या चल रही हैं, रिएक्शंस। ठीक है ना, इसको अलग रखता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर के एनवायरनमेंट को अलग रखेगा अंदर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये एक खास एनवायरनमेंट है। अगर ये मिक्सअप हो गया तो सेल यहां पर अंदर की रिएक्शंस कैरी आउट नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, ठीक वैसे ही जैसे मैंने क्या बताया, अगर तुम्हारी क्लास खुले में कर दी जाए, जो तुम्हारी कॉलेज में क्लास हो रही है, स्कूल में क्लास हो रही है, वो खुले में उनकी दीवारें हटा दो सारी। मान लो सपोज करो सब एक बैच इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, दीवार है ही नहीं, इधर भी टीचर पढ़ा रहा है, इधर भी टीचर पढ़ा रहा है, सब मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे होता है, यही काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि यहाँ के एनवायरनमेंट यानी कि यहाँ की चीज को अंदर से मैच मिलने नहीं देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, एंड रेगुलेट व्हाट कैन पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, और इसको रेगुलेट करता है कि क्या क्या चीजें अंदर जाएंगी और क्या क्या चीजें बाहर आएंगी। उसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन। भाई जो चीज काम की है, पानी है, ऑक्सीजन, उसको अंदर ले लेगा, या कोई मेडिसिन वगैरह है, या कुछ भी चीज है जो उसके काम की है उसको अंदर ले लेगा, और वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालता रहेगा। तो ये सब चीजें कौन रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन। इंटरनली सेल इज डिवाइडेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इंटरनली अंदर देखा जाए तो सेल क्या डिवाइड हो रखा है, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। ये हम लोगों ने अभी देखा, सेल अंदर, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो सेल के दो हिस्से हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस अलग, साइटोप्लाज्म अलग। क्लियर है बातें ये? आगे आते हैं, द साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है, और प्लाज्म मीन समथिंग मोल्डेड, जो मोल्ड हो रखी हो, ठीक है ना। तो कह रहा है साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज वेयर मोस्ट फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर कैरिड आउट। ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा काम होता है। काम का मतलब क्या होगा, सेल रिएक्शन कराएगा, उसको रिएक्शन करके अपने सारे प्रोसेस करवाता है वो। द साइटोसोल कंटेन, अच्छा साइटोसोल कुछ और नहीं है, साइटोसोल ही क्या है, साइटोप्लाज्म का नाम है साइटोसोल। साइटोसोल कंटेन ऑर्गेनिल, उसके अंदर क्या होती हैं, ऑर्गेनिल्स होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी एंड मैनी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन्वॉल्व इन द सेल फंक्शन। और इस साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो कि सेल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिक बातें चल रही हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। अभी फंक्शन पे हम नहीं आए, अभी बेसिक उसका आइडिया ले रहे हैं। आगे आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल मैंने बताया भी क्या होता है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, वो सब सेल की ऑर्गेनिल्स कहलाती हैं। आल्सो परफॉर्म डिफरेंट सेल फंक्शन, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, ठीक है, गोल्जाई बॉडी का पैकिंग का काम होता है, ठीक है, लाइसोसोम का खाने का काम होता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है जो चीजें वेस्ट होती हैं। तो सबके काम अलग अलग हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिल्स आल्सो परफॉर्म डिफरेंट सेल फंक्शंस एंड मेनी आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोसोल बाय मेम्ब्रेन। ये बात भी सत्य है, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी एक मेम्ब्रेन है जो साइटोसोल से अलग रखती है, गोल्जाई बॉडी
उसकी एक मेम्ब्रेन है जो उसको साइटोसोल से अलग रखती है, मतलब गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन अलग है, इसकी मेम्ब्रेन इसको मैच नहीं होने देता है, इसकी मेम्ब्रेन इसके अंदर का फ्लूइड और इसके अंदर के फ्लूइड को मिक्स होने नहीं देगा। यानी कि ये ऑर्गेनेल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन से सुरक्षित हो रखे हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन की एक कवरिंग है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आगे, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज द न्यूक्लियस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, न्यूक्लियस, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म से अलग होता है बाय अ न्यूक्लियर एनवलप, है ना। तो ये देखो जो ये न्यूक्लियर एनवलप था ये वाला, ये क्या करता है, बाहर साइटोप्लाज्म है यहाँ पर और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कौन रोकता है, ये न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप कुछ और नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है उसी का बना होता है ये, जो एक पूरे सेल की कवरिंग है और इसी चीज का बना हुआ इसका एनवलप है। ठीक है, इसी जिस चीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है वही चीज का माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनी हुई होगी। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आते हैं वापस से, कह रहा है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म से अलग होती है बाय न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन द डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं, जो जीन्स होते हैं, द दैट कोड फॉर प्रोटीन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए क्या करते हैं, उनके पास कुछ कोडिंग्स होती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि सेल को फंक्शन करवाने में हेल्प करती हैं। बेसिक चीजें हैं, अभी जनरल बातें चल रही हैं। जनरली स्पीकिंग, आमतौर पे कहा जाए, द इनसाइड एनवायरमेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर का जो माहौल है, एनवायरमेंट है, इज कॉल्ड द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ICF। ठीक है, ध्यान रखना, इंट्रा, दिस इज इंट्रा। ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन, किसी के अंदर। रेफर टू ऑल फ्लूइड कंटेन्ड इन साइटोसोल, जितना भी फ्लूइड है साइटोसोल के अंदर सब आ जाएगा। ठीक है, इन साइटोसोल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर कौन कौन आ गया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सब आ गया इसके अंदर। while the environment outside of a cell is called the extracellular fluid, जो सेल के बाहर है वो फ्लूइड क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड ऑफ, ध्यान रखो यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है। रेफर टू ऑल फ्लूइड आउटसाइड द सेल। अब प्लाज्मा, ये एक बात बताऊं तुम लोगों को मैं, जैसे मान लो दो सेल है हमारे पास, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा सेल्यूलर। दो सेल के बीच में जो है ये, नो डाउट इसको हम लोग दोनों नाम से बुला सकते हैं। एक बुला सकते हैं हम लोग इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और हम इसको इंटरसेल्यूलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरसेल्यूलर। इंटर, दिस इज इंट्रा, ध्यान रखना इसका, इंट्रा सेल के अंदर, इंटर दो सेल के बीच में, इसी को हम लोग एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। और यहां पे पाया क्या जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है, जब हम अभी ब्लड वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां प्लाज्मा के बारे में डिटेल में आएगा। ठीक है ना, प्लाज्मा भी एक तरह का फ्लूइड होता है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। एक्चुअली ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, इज द ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट दैट लिंक्स ऑल सेल इन द बॉडी। ठीक है ना, यानी कि ये मान लो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, अब चारों तरफ यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर चारों तरफ क्या है, यहां चारों तरफ क्या भरा हुआ है, दिस इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी के जो सेल है उनको आपस में लिंक कर देता है। यानी कि ये ब्लड, ये वाला सेल भी प्लाज्मा से लिंक है, ये वाला सेल भी प्लाज्मा से लिंक है, और प्लाज्मा दोनों से लिंक है। तो इस तरीके से प्लाज्मा जो है पूरी बॉडी के सेल्स को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। बात समझ में आई, क्लियर है बातें? तो बातों को समझते जाना, और कोई चीज लगता है डाउटफुल है उसको तुरंत वीडियो पॉज करना और लिखते जाना। टर्म्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आ जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो एन ऑर्गेनेल इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल का कोई भी पार्ट बोल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएंगी। दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब, उसका कोई एक या एक से ज्यादा काम होगा, है ना। टू परफॉर्म इन द सेल मच लाइक एन ऑर्गन डज इन द बॉडी। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारी बॉडी में ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब देखो, स्किन सबसे बाहर है, तो बताओ ये ऑर्गन है कि नहीं है, स्किन इज ऑल्सो ऑर्गन। तो ठीक इसी तरीके से सेल का कोई भी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
सेल ऑर्गेनेल बोल सकते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी डिफरेंट ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारी ऑर्गेनेल होती हैं, ईच विद अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, हमको पता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब होता है। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल, अभी पीछे पढ़ भी लिया हमने, बट इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हम इसको साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन बात समझ में आई, ये एक अलग पार्ट माना जाता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसी हैं जिनके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, कुछ के ऊपर डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाली कौन सी है? वैक्यूल्स, ठीक है, लाइसोजाम, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन यूकारियोटिक सेल। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन सेल में नहीं होते, कहां पाए जाते हैं? प्लांट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहां होते हैं? प्लांट के अंदर, बट लिख दिया डबल वाले होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन यूकारियोटिक सेल। फिर एक लास्ट में एक और आता है यहां पर विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन इसके अंदर कौन आ जाएगा? राइबोसोम्स। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा तरीका याद रखने का, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम के पास कपड़े नहीं है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जो डबल मेम्ब्रेन है इनके ऊपर डबल कपड़े, इन्होंने डबल पहन रखा। क्यों? अब सुनो बात को। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए की सुरक्षा करना जरूरी है भाई, सारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या पहन रखा है? दो बार कपड़े पहन लिए, यानी कि दो लेयर चढ़ी हुई हैं। ठीक है, डबल लेयर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन ये सिंपल होते हैं अपने, जस्ट इनके अंदर के एनवायरनमेंट को अलग रखना होता है बाहर के एनवायरनमेंट से, ताकि ये अपना काम कर सके, इसीलिए सिंगल मेम्ब्रेन है। बात समझ में आ गई? जिनके अंदर डीएनए पाया जाएगा वो सबके सब कैसी होंगी? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब लोगों ने सुन रखा है, ये है ना। किसने इसको, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? याद है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था ये? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने, है ना, पढ़ा होगा ये। सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, मतलब कि उन्होंने ये स्ट्रक्चर ढूंढा था, ठीक है ना। और उसके बाद इसको क्या किया इन्होंने? रिप्रेजेंट किया, बताया कि किस तरीके से एक सेल मेम्ब्रेन होती है। बात को समझना, देखो सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है, डबल लेयर की। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन डबल लेयर की है, ध्यान रखना। दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन। ये जो है ये दोनों मिलाकर के देखो, ये लेयर 1 और ये लेयर 2, और ये दोनों मिलाकर के सिंगल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज नहीं करना। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक मेम्ब्रेन ये और एक और मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है ना। तो ये एक मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं, तो ये डबल लेयर होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, हम सबको पता है। अब इसी को ऐसे करके गोल कर दो, ऐसे गोल कर दो, तो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा, ये सेल के अंदर। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी साथ में दिया था कि इमेजिन कर पाओ कि डबल लेयर है ये कैसी है? डबल लेयर है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अब इसको ऐसे इमेजिन नहीं करना है, सेल को इमेजिन करना है लाइक फुटबॉल। सेल पूरा बंद होता है ना, ठीक है, सेल ऐसे पूरा बंद होगा इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें, ये अंदर ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन भी कई तरीके की हैं, कुछ प्रोटीन आर पार हैं, उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। कुछ केवल सरफेस पर है, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और कुछ प्रोटीन के ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, डॉट 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 डॉट। ये जो कार्बोहाइड्रेट लगे हुए हैं, अब कार्बोहाइड्रेट लगी हुई ये प्रोटीन क्या कहलाती है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसका बड़ा रोल है। ये ग्लाइकोप्रोटीन किसका काम कर रही है? नेम प्लेट का काम करती है। हर एक सेल का, जैसे एक क्लास में हर एक बच्चे का नाम अलग है, हर एक बच्चा अलग होता है, वैसे ही ये जो प्रोटीन है ये नाम बताती है, अच्छा ये सेल है। और इसी वजह से एक सेल या बॉडी का कोई एक चीज जब दूसरे इंसान में डाली जाती है तो ये नेम प्लेट होती है। दूसरे बॉडी का जो ब्रेन यानी कि जो सेंसिंग ऑर्गन है, इम्यूनो, जो क्लास का मॉनिटर कह लो या प्रिंसिपल कह लो, प्रिंसिपल कौन हो गया? इम्यून सिस्टम। वो पहचान लेता भाई ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये दूसरी बॉडी से लाया गया, इसे मारो, ठीक है ना। और यही वजह है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया जाता है?
खत्म कर दिया जाता है इंजेक्शन दे करके कुछ टाइम के लिए, ताकि बॉडी इसको एडजस्ट कर ले। बात समझ में आ रही है? तो ये कहीं ना कहीं नेम प्लेट की तरह काम करता है। खैर कोर्स का नहीं है ये, जस्ट नॉलेज के लिए बताया मैंने। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, समझो। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इनर एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बार बार वही बातें आ रही हैं, अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर से अलग रखती है ये। इट कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड, इट कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। फ्लूइड फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है ये जेली टाइप की रहती है। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। 2 लेयर है, किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। क्लियर है? आगे आते हैं, 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। एंड अदर मॉलिक्यूल, कुछ और ही मॉलिक्यूल होते हैं। अदर मॉलिक्यूल फाउंड इन द मेम्ब्रेन इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, पूरी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन है, यानी हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर एक के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, खाओ फिर, लेकिन एक लिमिट के अंदर। कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होता है बॉडी में फिर वो दिक्कत देता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है, ठीक है ना। पूरा, और 2 क्वालिटी होती है कोलेस्ट्रॉल की, समझोगे, ठीक है। आगे जाकर के प्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। नाउ कोलेस्ट्रॉल अ टाइप ऑफ लिपिड मेक्स द मेम्ब्रेन अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, जल्दी से टूटती नहीं है एक तरह से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आते हैं। प्रोटीन्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब जो जो प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो हम लोगों ने देखी हैं, ये ना मैंने बताया कुछ बाहर है कुछ अंदर आर पार है, उनकी वैरायटी की यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि आखिर उनकी वैरायटी क्या क्या होती है। प्रोटीन्स क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसको जो आर पार जा रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल पूरी आर पार जा रही है। प्रोटीन फाउंड ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। जो सरफेस पे पाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। चैनल एंड ट्रांसपोर्टर, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, अच्छा ये प्रोटीन को साधारण होंगे, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इस टाइप से वो ना चैनल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? चैनल, ताकि कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो आर पार जा सके। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोटीन्स फाउंड, ओके, चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एंड आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स को कुछ अंदर बाहर होने में हेल्प करता है। रिसेप्टर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स ना रिसेप्टर की तरह बिहेव करेंगे इस टाइप से, ठीक है। यहां से मान लो कोई रिसेप्टर आया, कोई हार्मोन आया, कुछ भी आया, कोई मेडिसिन आई, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, यहाँ से सिग्नल आ जाएगा और ये सिग्नल को सेल के अंदर सेंड कर देगी। तो ये हो गया रिसेप्टर, रिसीव करेगी और सिग्नल को अंदर भेज देगा। तो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर की तरह बिहेव करती हैं। रिसेप्टर प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इनिशिएट चेंजेस इन द सेल एक्टिविटी, है ना। उन्होंने रिसीव किया, अच्छा ये सिग्नल आया, अंदर भेज दिया, सिग्नल कहाँ पहुंचेगा? न्यूक्लियस के पास होगा, अच्छा ये काम करना है, वो काम करना स्टार्ट करेगा, तो सेल की एक्टिविटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएट चेंज इन द सेल एक्टिविटी बाय बाइंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल सिग्नल। ये जो केमिकल आया उससे बंधा और रिस्पॉन्ड किया। सच एज हार्मोन्स लाइक अ लॉक एंड की, ठीक है। लॉक एंड की हम बात जिक्र बाद में करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना समझो। जैसे कि मान लो कोई क्या है? हार्मोन है, ठीक है। अब हार्मोन्स जब निकलते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी में क्या आते हैं? चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। अदर प्रोटीन इंक्लूड दोज दैट एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल एंकर टू बाइंड नेबरिंग सेल्स। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो आजू बाजू वाले सेल से बांध के रखने में हेल्प रखती है। नेबरिंग सेल्स एंड एंजाइम, कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो एंजाइम से बांधने में हेल्प करती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन एक्ट एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्कर। देखो मैंने बताया था अभी, नेम प्लेट की तरह काम करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन मार्कर की तरह बिहेव करते हैं कौन? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। और लेबल्स, या लेबल की तरह चिपका हुआ लेबल, भाई तुम ये हो, तुम्हारा नाम पता सब कुछ दे रखा है वहां पर, ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है नेम प्लेट की तरह बिहेव कर रही है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्कर या लेबल्स, मतलब कि वो नेम प्लेट की तरह बिहेव कर रही हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। क्या क्या है? ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन एंड सेल फ्यूजन। कब? जब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जब सेल फ्यूज करता है। सेल मेम्ब्रेन अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन दो सेल के बीच में इंटरेक्शन करवाती है, ठीक है। जब टिश्यू फॉर्मेशन होता है, नया सेल बन रहा होगा, या जब सेल का फ्यूजन हो रहा होगा। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप, ये शेप प्रोवाइड करवाती है सेल को, है ना, टू द सेल एंड इंक्लोजेस द सेल एंड इट्स कंपोनेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और सेल और उसके कंपोनेंट को बाहरी एनवायरनमेंट से बचा के रखता है,
जिससे कि अंदर का एनवायरनमेंट बाहर से मिक्स ना हो जाए, अदरवाइज रिएक्शन होना बंद हो जाएंगी। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल कंपाउंड, ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने में, अंदर बाहर करने में कुछ जरूरी कंपाउंड्स का जो कि सेल के लिए जरूरी है। क्लियर है? तो ये फंक्शन हो गया क्लियर। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातें। अब आते हैं फटाफट न्यूक्लियस। सबको पता है न्यूक्लियस के बारे में, अभी हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे छोटे ये छेद पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? यहाँ से कुछ चीजें बाहर निकलनी होती है तो उसके लिए होती है। बीच में न्यूक्लियोलस है, ठीक है, वही वाला सेल का स्ट्रक्चर है, बड़ा सा दिखाया यहाँ पर क्या है कि ये न्यूक्लियस है। उसी में क्या पाए जाते हैं? डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह सब इसी के अंदर पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर की बात कर लें फटाफट। तो कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी कंटेन अ न्यूक्लियस वेयर डीएनए, ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल दैट अल्टीमेटली कंट्रोल ऑल द सेल प्रोसेस। तो सीधा सा बात बोल रहा है, न्यूक्लियस हर किसी में पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, और वो अल्टीमेटली अंत में सब कुछ कंट्रोल करता है। एक सेल की पूरी प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है, या यूं कह ले कि न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग है, ये काम ये करवाएगा सारे, ठीक है। आगे आते हैं। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिल, ये बार तीसरी बार आ गया। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिल एंड द ओनली वन विजिबल यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप। और केवल यही केवल है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से, जो अपने साधारण माइक्रोस्कोप होते हैं ना अपने लैब में, उससे हम लोग इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस हैज सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स सच एज क्रोमेटिन, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। धागे, क्रोमो मतलब कलर और क्रोमेटिन मतलब धागा टाइप, इस तरह धागे जैसा होता है। डीएनए हमारा इस तरह से पड़ा रहता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रोमेटिन पड़ गया। इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप होती है, ठीक है, देख ही लिया हमने न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ऊपर की जो परत है पर्पल कलर की दिखा रखी है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसके अंदर है, और न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बीच में क्या है? न्यूक्लियोलस है, ठीक है। आगे आते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप, उसके आसपास क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है, उसकी एक कवरिंग है। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये बड़ा नॉर्मल सी बात हो गई है, कहीं का भी एनवलप होगा किसी भी सेल ऑर्गेनिल का, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखेगा, सेपरेट करके रखता है, ताकि अंदर के एनवायरनमेंट में जो काम चल रहा है बाहर का एनवायरनमेंट उसे डिस्टर्ब ना करे। क्रोमेटिन इज द डेंस कॉम्पैक्ट फाइबर, फाइबर मतलब ना धागा नुमा रहता है, डीएनए हम सबको पता है, विच इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? डीएनए का और प्रोटीन का बना हुआ है। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो तो डीएनए इस टाइप से रहता है, फिर यहाँ पर एक प्रोटीन है ना, ऑक्टामर्स होते हैं यहाँ पर प्रोटीन के, हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। ये जो ऑक्टामर्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, फिर इस तरह धागा नुमा रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर याद हो, हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो डीएनए में इस तरह से बीच में गांठ जैसी दिखाई पड़ती है, इसे बीड्स भी कहते हैं हम लोग, मोती भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो होते हैं ना, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है? क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म तो पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इन दो चीजों का मिलकर कौन बना हुआ है? क्रोमेटिन, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल। The nucleoplasm is referred as a portion which is located within the envelope. Nucleoplasm वो सारा फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या बनता है? आरएनए बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पे अंदर क्या बनते हैं? आरएनए। उन आरएनए को बाहर भी तो आना है सेल के लिए, सेल के अंदर, तो आरएनए इस पोर से निकलते हुए बाहर आते हैं, या कुछ और मॉलिक्यूल जो अंदर जाना चाहते हैं। तो ये पोर्स है जिनसे मेनली क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए वगैरह बाहर आते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो न्यूक्लियोपोर इन द एनवेलप आर स्मॉल होल्स दैट कंट्रोल विच आयंस एंड मॉलिक्यूल, जो कंट्रोल करते हैं कौन सा आयन और मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड आरएनए, कौन सा आयन और मॉलिक्यूल कैन मूव इन एंड आउट द न्यूक्लियस, कौन सा आयन और मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आएगा या जाएगा। अ रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस, एक ऐसा हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। हिस्सा मतलब एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस। इट इज रिलेटेड टू असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम, इसका काम है राइबोसोम को असेंबल करना, मतलब बनाना, एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए है, जो राइबोसोम होता है, ये किसका बना हुआ होता है?
राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या है? राइबोसोम को असेंबल करना, मतलब बनाना। क्लियर है? अब न्यूक्लियस का फंक्शन बड़ा सिंपल है, स्टोर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सेल से रिलेटेड 3-4 काम होते हैं। क्या क्या काम है सेल के? प्रोटीन का सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये सारे काम न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये साथ साथ में एमआरएनए भी बनाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। बात समझ में आई? नाउ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हम सबको पता है क्या होता है, सेल के अंदर जो भी पाया जाता है न्यूक्लियस को छोड़ के, यहाँ पर ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये कैसा होता है? एकदम पानी जैसा नहीं होगा, जेली टाइप का रहता है ये। ठीक है ना? द सेमी फ्लूइड थे ना, इसलिए कहा गया सेमी फ्लूइड कहा गया। पूरा फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं होता है। सब्सटेंस विच इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेलुलर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेलुलर मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? साइटोप्लाज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड विद इन द साइटोप्लाज्म। अलग अलग टाइप की ऑर्गेनेल्स इसके बीच में पाई जाती हैं, गोल्जाई बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, सच एज राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम एटसेट्रा। ये सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो अभी तो फ्लूइड टाइप का होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका आओ समझते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स सच एज साइटोसॉल, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। तो देखा जाए तो साइटोसॉल क्या क्या चीजें उसके अंदर? साइटोसॉल यानी कि लिक्विड का पार्ट, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स होते हैं कुछ और छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनेल्स के अलावा। साइटोसॉल इज जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक होता है, इन विच अदर ऑर्गेनेल्स रिमेन सस्पेंडेड, जिसके बीच में सस्पेंडेड मतलब एक तरह झूल रही होती है कौन? दूसरी ऑर्गेनेल्स। इट ऑक्युपाइज अबाउट 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ये लगभग सेल का 70% कवर करता है। साइटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, डिसॉल्व मॉलिक्यूल एंड वाटर। अब देखो यहां पर क्या है, मैं बता रहा था तुम लोगों को अभी पहले भी कि जो ठीक है ना, अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ना ऐसे ये जालनुमा बना रहता है। क्या बना रहता है? जालनुमा। इस जालनुमा का क्या काम है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जालनुमा जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसेल का ढांचा, स्केलेटल सेल का ढांचा। जैसे हमारा ढांचा क्या है? हड्डियां हैं, हमारे शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए गिर पड़ेंगे हम लोग, मांस का लोथड़ा सा रह जाएंगे, है ना? वैसे ही अगर यहां से ये निकाल दिए जाएंगे, अब यहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जाई बॉडी भी है, राइबोसोम्स भी हैं। ठीक है, ये सब अपनी जगह बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि ये साइटोस्केलेटन ने सबको बांध के रखा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा तो पूरा सेल क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। अब ये नहीं होगा तो मान लो सेल ऐसे, हम लोग ऐसे उठे, ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आके गिर पड़ेगा अगर। ठीक है, तो साइटोस्केलेटल मतलब समझ रहे हो ना क्या चीज है? तो साइटोस्केलेटल होता है, किसका बना होगा? साइटोसॉल के अंदर। साइटोसॉल के अंदर मिक्सचर होता है साइटोस्केलेटल का, फिलामेंट्स। ठीक है, इसमें फिलामेंट्स भी होते हैं, धागे नुमा चीजें रहती हैं, कुछ डिसॉल्व मॉलिक्यूल और पानी रहता है। ऑर्गेनेल्स आर रेफर्ड टू एज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कवरिंग है, बताया था मैंने, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन अभी स्टार्टिंग में। ठीक है ना? विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक ऑर्गेनेल अपना कुछ ना कुछ खास स्पेसिफिक काम करती है। एंड रिमेन सस्पेंडेड विद इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर झूलती रहती है, सस्पेंड रहती है। ऑर्गेनेल इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई apparatus, वैक्यूल, लाइसोसोम एटसेट्रा, तमाम है। ठीक है, जो कि उसके अंदर मौजूद रहती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर इनसॉल्युबल स्मॉल पार्टिकल विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोसॉल। ये इनसॉल्युबल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर फैट की कवरिंग चढ़ी हुई है। तो ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये जगह जगह पर एक तरह से स्टोरेज पार्टिकल कह सकते हैं हम लोग, जगह जगह पर उसमें दिखाई दे जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूजन्स बोल देते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल स्मॉल पार्टिकल, ध्यान रखना, जो घुले ना, पानी में नहीं घुलते हैं, इसीलिए वो जगह जगह हमको दिखाई देते हैं और फैट के होते हैं वो। ठीक है, फैटी। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अब सबको पता है, तो बड़ा कॉमन है। सारी रिएक्शन, सेलुलर एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर विद इन द साइटोप्लाज्म। एक मेन फंक्शन तो याद रखोगे, साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट द अदर ऑर्गेनेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम
डैमेज विच कैन ऑकर ड्यू टू द कोलिजन और चेंज इन द पीएच। अब अगर ये नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था, ऐसे हिला दोगे तो सब आपस में टकरा सकते हैं, टकराने से क्या होगा, ये डैमेज कर सकते हैं दूसरे को। इसके अंदर साइटोसोल क्या रखता है, पीएच को मेंटेन रखता है, जिसमें कि ये प्रॉपर काम कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, एंड कंडक्टिंग द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो है, किसी को मूव करके इधर जाना है, किसी को इधर जाना है, तो ये साइट क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है। विद इन द सेल बाय प्रोसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि सेल के अंदर ये क्या मैंने बताया था ना अभी, जैसे ये जाल है तो ये इस तरह से घूमता है जाल इसके अंदर, तो जब ये जाल घूमता है तो पूरा का पूरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। या कई बार ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा घूमे, ये हिस्सा गोल गोल घूम सकता है, ये हिस्सा गोल गोल घूम सकता है। इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। जगह जगह पर थोड़ा सा क्या रहते हैं, मोशन से रहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रीमिंग, घूमना, साइटोप्लाज्मिक, तो साइटोप्लाज्म का जब स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है, उसकी हेल्प से सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी फंक्शन थे इसके साइटोप्लाज्म के। आगे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हम सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल, ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल। सेल को जो भी काम करना है उसमें एनर्जी तो खर्च होती ही है, उसके लिए कहां से जनरेट होती है, कौन करता है जनरेट, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी किस रूप में जनरेट होती है, एटीपी, ठीक है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस रूप में एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। क्लियर है? ठीक है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मैंने बताया था ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। स्टार्टिंग में हमने देख लिया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्यों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि डीएनए है तो ये खुद अपने आप को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। मतलब किसी सेल में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो डिवाइड होकर के 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। क्यों, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है। विच इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन वेरियस नंबर, शेप एंड साइज। अलग अलग शेप साइज के होते हैं, अलग अलग नंबर में पाए जाते हैं, किसी में 2 किसी में 4, डिपेंड करेगा। कोई सेल एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ा भी लेता है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी और एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों कहा गया इसको, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी। तो ये फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का जुड़ना फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, पूरी प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से क्या बना रहा है, ये ऑक्सीजन भी निकलती है इसमें। ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इस टाइप से एनर्जी का एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी ऑफ एंड प्रोडक्ट विच आर अराइजिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म की जो मेटाबॉलिज्म होती है उससे हेल्प से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। क्लियर है? आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन। अब यहाँ समझ लेते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को काटोगे अगर तो एक लेयर ऊपर होती है, ये 3D स्ट्रक्चर इसलिए रखा था कि समझ सको, और एक लेयर अंदर होती है, इसका फ्लूइड अलग है और ये बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड अलग होता है। ठीक है। जो बाहर पाया जाता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो कुन्ने खोपचे से निकले हुए हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, कुन्ने कुन्ने निकले हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। समझो बात को, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैट्रिक्स, ये क्रिस्टे हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये क्रिस्टे हो गया। ओके। इसी के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है ना। और इंटरस्पेशियल स्पेस हो गया, उसकी बात छोड़ देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। देन एटीपी सिंथेस, ये वो एंजाइम हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। एटीपी सिंथेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं उसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेस। डबल लेयर है, 2 लेयर है, देखो एक लेयर ये, एक लेयर ये, मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये डीएनए वगैरह, राइबोसोम, देखो इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। एक ऐसी ऑर्गेनेल जिसके अंदर अपना राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम का साइज थोड़ा सा अलग होता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है उसका साइज अलग होता है, देखेंगे अभी हम लोग।
ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर की थोड़ी सी क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के हैज टू डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, दो अलग अलग मेम्ब्रेन होती हैं, एज इनर लेयर एंड आउटर लेयर। द आउटर लेयर इज स्मूथ वेयर इज द इनर लेयर इज फोल्डेड एंड फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। आउटर तो स्मूथ है लेकिन अंदर वाली फोल्ड हो रखी होती है, जिससे कि क्या बनता है, फिंगर लाइक, उंगलियां देख रहे हो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड क्रिस्टे। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये एक क्रिस्टे, दूसरा क्रिस्टे, तीसरा क्रिस्टे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रही है हमको। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज स्पेस कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पर जो स्पेस है इसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, मैट्रिक्स बोला हुआ है। दिस स्पेस कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज अ मिक्सचर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, एंजाइम एंड आयंस। ये जो फ्लूइड होता है मिक्सचर होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मतलब जो इसके अंदर रिएक्शंस हुई है उनके जो प्रोडक्ट बने होंगे वो इसके अंदर पड़ा हुआ होगा, एंजाइम्स होंगे और आयंस पाए जाते हैं इस फ्लूइड के अंदर। फंक्शन की बात करें तो हम सबको पता है सबसे बड़ा फंक्शन इसका क्या है, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। है ना, यही एटीपी एनर्जी निकल के, मैं जब बोल रहा हूं इस समय बहुत सारा एटीपी खर्च हो रहा है इस समय। ठीक है ना, इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द अमोनिया, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है। इट असिस्ट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल को जब मरना होता है कुछ कारणों से उसमें हेल्प करता है। इट आल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्लस आयंस, कैल्शियम 2+ आएगा विद इन द सेल, कैल्शियम 2+ आयन के अमाउंट को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मेन फंक्शन तो इसका याद रखोगे। गोल्जाई अपरेटस की बात कर लें, गोल्जाई अपरेटस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या गोल्जाई बॉडी किसी के भी नाम से पूछा जा सकता है। गोल्जाई बॉडी मेनली फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, है ना, यूकारियोटिक में पाया जाता है, प्रोकारियोटिक हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। एंड दे मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, इनका काम क्या है, ये मॉडिफाई करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। मॉडिफाई चीजों को चेंज करना और ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू देयर डेस्टिनेशन। एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस से ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती हैं इस टाइप से, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इस तरह से टूट के ये निकलता रहता है। ठीक है, और ये टूटा, ये अलग हो गया, फिर ये आके इससे जुड़ेगा और ये इस टाइप से गोल्जाई बॉडी बनती रहती है। तो जो मटेरियल यहाँ पर होता है ना वो इसके अंदर भर जाता है और गोल्जाई बॉडी से फिर उसको निकाल के मॉडिफाई करके अलग कर देती है और यहाँ से जुड़ के फिर यहाँ से सेल से बाहर निकालती है। पूरी प्रोसेस हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ आया, फिर यहाँ पे जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है या चेंजेस करने हैं गोल्जाई बॉडी वो कर देती है। फिर अपने अंदर से एक और वो निकालता है पाउच टाइप का और उसको सेल से बाहर या सेल में ही कहीं पहुंचाना होता है तो वो पहुंच जाता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में पाए जाते हैं एंड नियर द न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के बगल में पाया जाएगा। ठीक है ना, तो समझ रहे हो गोल्जाई बॉडी। आगे आते हैं, ये देखो गोल्जाई बॉडी। ठीक है, यहाँ पे गौर से देख सकते हो ये गोल्जाई बॉडी है किस तरीके से यहाँ एकदम न्यूक्लियस के पास में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो मैंने बताया था, ये टूट करके जो आ रहा है, ठीक है ना, ये इनकमिंग आ रहा है ये, ठीक है, और ये यहाँ से ये निकल रहे हैं मॉलिक्यूल जाने के लिए बाहर को, या अपने अंदर सामान ले लिया इस मॉलिक्यूल का अंदर, इसके अंदर मॉडिफाई होगा जो भी कुछ होना था और फिर ये वापस से पाउच में कैद होकर के आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जाई बॉडी कुछ ऐसा है, उसमें देखो ये सिस्टरने कहते हैं, ये लंबे लंबे गए, इनको क्या कहते हैं, सिस्टरने कहते हैं। जहां पर ये छोटा वाला मुंह होता है इसको सिस फेस कहते हैं, जहां ये बड़ा वाला मुंह होता है इसे ट्रांस फेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नए नए बन रहे होते हैं या पुराना हो चुका होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और याला फेस न्यूक्लियस को फेस कर रहा होता है, याला फेस न्यूक्लियस की तरफ होगा, ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय द सेवरल फ्लैटेंड मतलब पिचके हुए, ठीक है, स्टैक्ड एक के ऊपर एक, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक पाउचेस कॉल्ड सिस्टरने, इनको हम सिस्टरने कहते हैं। फ्लैट है, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं और पाउच टाइप के हैं, पाउच दिख रहा है हमको इसलिए इनको, और इनको नाम क्या दे दिया हमने, सिस्टरने। जनरली गोल्जाई कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ 4 to 8 सिस्टरने, बट इन मेमेलियन सेल 4 से 8 सिस्टरने होते हैं, 1 2 3 4। बट जो मेमेलियन सेल है, हम लोग हैं जो मैमल्स हैं, जो बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, उनके अंदर जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर 40 से 100 स्टैक ऑफ सिस्टरने पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स प्रोटीन हेल्प इन कीपिंग टुगेदर द सिस्टरने एंड अ साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, है ना।
एक मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन होता है, एक तरह समझ लो कि एक सीमेंटिक मेटेरियल रहता है, इनको जोड़ के रखने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये, टुगेदर सिस्टर ने एंड साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये भी बताया था हमने है ना इस टाइप से, तो इसको बांध के रखने में ऐसे करके क्या करेंगे, हेल्प रखेंगे, बांध को रखने में हेल्प करेंगे। सपोर्ट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे ताकि ये एक जगह पे बंधा रहे। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैज 3 मेन पार्ट्स सच एज सिस व्हिच इज सिस्टर्ने नियरेस्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीडियल और सेंट्रल लेयर ऑफ सिस्टर्ने एंड द ट्रांसिस्टर्ने फारदेस्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो सिस ये यहाँ पे रेटिकुलम के पास में है, देन ट्रांस सबसे दूर है, और ये बीच का जो पार्ट है वो क्या है, मीडियल हो गया। ठीक है, द सिस एंड ट्रांस पोर्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड। जो सिस और ट्रांस पोर्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉर्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन को सॉर्ट करना मतलब मॉडिफाई करना, रिपेयर करना, जो भी कुछ करेगा, और लिपिड को यानी मॉडिफाई करेगा प्लस उनको पैकिंग करके मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। सॉर्टिंग का यहाँ पे 2 मतलब रहेंगे, मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन करना है, एंड पैकेजिंग, और दूसरा क्या मतलब रह जाएगा यहाँ पर, पैकेजिंग, है ना। 2 काम करते हैं ये। फंक्शन देख लो यहाँ पे साफ साफ आ जाएगा। इट आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, कंट्रोल, इधर से आओ, इधर जाओ, तुम रुको, तुम मत आओ, रोक रहा है ना, मतलब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज इट डायरेक्ट मतलब दिशा निर्देश देना, डायरेक्शन देता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को टू देयर डेस्टिनेशन, की जो आई है उसको कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है, तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ से आओ, तुम यहाँ जाओ, तो इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोल दिया जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्गी बॉडी। ठीक है, इट हेल्प्स इन सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सल्फेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो पाउच होते हैं ना टूट टूट के, यही अगर क्या होते हैं, कई बार सेल मेम्ब्रेन कहीं ब्रेक हो रही होती है तो ये जाकर के सेल मेम्ब्रेन में जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का ही पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनेल्स, यहां से ही टूट टूट कर क्या निकलते हैं, लाइसोसोम्स भी इसी तरीके से निकलते हैं टूट टूट कर, इसी में से। क्लियर है? ठीक है, तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में, और कुछ और अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस ऑफ जाइमोजेन, म्यूकस, लैक्टोप्रोटीन एंड पार्ट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन। एक्सोसाइटोसिस, अब ये जो पाउच बाहर निकल के आता है, ये मैं बताऊं तुम लोगों को, इस टाइप से रहता है कुछ। ये मान लो ये आया और ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पर आएगा और इस टाइप से यहाँ से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जितना भी मटेरियल है ये सारा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, जो भी इसके अंदर भरा हुआ वो सब क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और फिर ये तो है ही मेम्ब्रेन का बना हुआ, ये खुद ही इस मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा और मेम्ब्रेन इंटैक्ट बनी रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेन वैसे ही वैसी बनी रहती है, खुद मेम्ब्रेन का बना हुआ, खुद यहां से फूट जाएगा, बाद बाकी मेम्ब्रेन में आके जुड़ जाता है इस तरीके से। क्लियर है बातें? आगे आते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस बट दे अपीयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो होता है न्यूक्लियस के पास होते हैं, लेकिन ये तभी दिखाई पड़ते हैं जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, यानी कि सेल डिवाइड होने वाला होता है। दे वर्क इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है, तभी ये दिखाई पड़ेंगे, अदरवाइज दिखाई नहीं पड़ते हैं। सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। प्रोटीन ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं। दे मेनली अपीयर इन मोस्ट यूकारियोटिक सेल, ये ज्यादातर यूकारियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, इवन प्लांट सेल में भी नहीं होता। तो देखो ये क्या है, ये देखो ये 2 चीजें, ये सेंट्रियोल है और ये एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर रहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल है, इसके अंदर देखो 3-3 की तिकड़ी है, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, पतली पतली पाइपिंग रहती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, उसके बने हुए रहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं इसको हम लोग। अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर देखें, ट्रिपलेट, ये 3, फिर ये 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये क्या है, कनेक्टिंग फाइबर, ये पहले वाले का आखिरी वाले का, पहले वाले का आखिरी वाले से, पहले वाले का आखिरी वाले से इस तरह जुड़ा हुआ रहता है, और ये बीच में एक रेडियल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरफ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है। किसमें काम करेगा, सेल डिवीजन में का हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेट हो गए, 3-3 का एक सेट है। ठीक है, 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ईच इन ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप होता है, नोन एज ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3-3 के सेट में बने हुए हैं ये। द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक रिंग, 3 रिंग होती है, 1 2 3,
ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अ स्पेशल प्रोटीन इज बाउंड विद ईच ट्रिपलेट विच प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेंट्रियोल, एक खास प्रोटीन जो होती है, ठीक है, इसको बांध करके रखती है जिससे कि इसका फिर शेप आता है और हमको एक सेंट्रियोल का शेप दिखाई पड़ता है। फंक्शन की बात करें तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्या बनाता है ये स्पिंडल फाइबर। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो सेल डिवीजन का पार्ट, तो यहां से इस टाइप से ये याद है इस तरह निकला रहता है और यहाँ पर भी बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर्स को निकालने में हेल्प करता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला के बनने में भी हेल्प करते हैं ये। लाइसोसोम क्लियर है यहां तक? चलें नेक्स्ट स्टार्ट करें। लाइसोसोम नींद आ रही है? नहीं? पक्का मजा आ रहा है? गुड। जिन लोगों को सुस्ती आ रही है फटाफट पॉज करें वीडियो को और कहां जाएं, फटाफट मुंह पे पानी डाल के आए। ओके आ जाओ, हो गया, आ जाओ। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये भी इसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंड मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। दीज ऑर्गेनेल्स डिग्रेड वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स, डिग्रेड मतलब तोड़ करके खत्म कर देते हैं बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक तोड़ने वाले प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को इनको तोड़ देने वाले बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज इट लीड्स टू द डेथ ऑफ सेल। अगर इसे लगता है कि पूरा पूरा सेल कोई इन्फेक्शन हो गया है, यह सेल मेरा खराब हो गया है और इसको अब हटाना है, ये दूसरे सेल को खराब कर सकता है, तो जो लाइसोसोम होते हैं ना ये फूट जाते हैं, इसके अंदर का सारा एंजाइम बाहर निकल आता है, ये पूरे सेल को वो एंजाइम क्या करते हैं? खा डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, खुदकुशी करवा देता है ये इस सेल की। स्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव एन इर्रेगुलर और प्लियोमॉर्फिक शेप, कई सारे अलग अलग शेप के रहती है, बट मोस्टली दे अपीयर इन स्फेरिकल और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड द लाइसोसोम, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके आसपास, विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम, एक मेम्ब्रेन रहेगा, अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। मेम्ब्रेन वैसी रहती है अपनी जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी। दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द अदर ऑर्गेनेल, ये मेम्ब्रेन बचा के रखती है भाई और भी सेल ऑर्गेनेल्स है ना, अगर एक भी यहां से कोई एंजाइम बाहर निकल के आ गया तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द अदर ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम हार्मफुल एंजाइम्स, है ना, ये मेम्ब्रेन बचा के रखती है कि ये हार्मफुल एंजाइम्स बाहर निकल के ना आ जाए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। क्लियर है? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो क्या फंक्शन है? इट दे हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर अगर डाइजेशन करना है हमको किसी मैक्रोमोलिक्यूल का, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है, या पूरे सेल को मारना हो, ठीक है, ऑफ लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल वेयर द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम में मौजूद है, प्रेजेंट इन लाइसोसोम, सॉरी प्रेजेंट इन लाइसोसोम, डिग्रेड द लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो तोड़ देते हैं लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल को थोड़े छोटे छोटे में। दे आल्सो हेल्प इन ऑटोलिसिस ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनेल्स, कोई ऑर्गेनेल खराब हो गई है और कोई सेल के अंदर मान लो खराब हो गई, उसे बाहर कैसे निकालेंगे, तो ये उसको खा डालती है और खा करके फिर सेल मेम्ब्रेन से जुड़ करके फूट जाएगी और सेल के बाहर सब कुछ निकाल देती है, ठीक है। इस तरह से लाइसोसोम काम करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हम लोग देख चुके हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके साथ जुड़ी हुई है मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो रफ होती है, जो स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो देख लेते हैं फटाफट इसमें क्या है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन टू फॉर्म, दो रूप में पाई जाएगी, वन विद राइबोसोम, जो राइबोसोम जिसके ऊपर पाए जाते हैं उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड अनदर विद स्मूथ सरफेस, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SE और R, शॉर्ट फॉर्म है इसका ये, ठीक है ना। दिस मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूअस फोल्ड इवेंचुअली ज्वाइनिंग द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये लगातार फोल्ड बनते हैं, फोल्ड 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 होते 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 अल्टीमेटली कहां जुड़ जाते हैं? ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में जाकर के ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? ओके।
फिर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर स्पर्म सेल एंड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कुछ होता ही नहीं है, ये रियलिटी है, ना न्यूक्लियस ना कोई सेल ऑर्गेनेल, कुछ नहीं होता है। तो कह रहा है स्पर्म सेल जो है हम लोगों का और जो रेड ब्लड सेल है, इसके अलावा मतलब इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सब में पाया जाएगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी अदर टाइप ऑफ यूकारियोटिक सेल। हमारे स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल को छोड़ दिया जाए तो ये हर जगह पाए जाते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर की बात कर लें, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज शेप्ड लाइक अ सैक। सैक मतलब होता है पाउचेस। ये देखो एक पाउच ये रहा, ठीक है, एक पाउच ये रहा, तो पाउचेस थैलियां टाइप की रहती है ये। सिंस ER इज ऑफ टू टाइप्स, ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विशिंग फीचर। दो टाइप के हैं तो दोनों के अपने अलग अलग फीचर हैं, दोनों के अपने अलग अलग क्या है, रोल है, ठीक है ना। जिसके पास क्या है, राइबोसोम है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो अपने हिसाब से काम करता है। आओ देख लें जरा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। ये दिखता है ऐसा है, रफ, खुदला खुदला, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक। एक पूरी पूरी सीरीज है जिसमें फ्लैट चपटे चपटे पाउचेस जुड़े हुए हैं, हैविंग सेवरल राइबोसोम, जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम है उसके सरफेस पर, हैंस द नेम, और इसीलिए उसका नाम पड़ा है रफ। इट सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट प्रोटीन। ये बनाता है और सिक्रीट करता है प्रोटीन को लिवर के अंदर, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड्स, और हार्मोन्स वगैरह को सिक्रीट करवाता है कहां से, ग्लैंड से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट इन सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस इज हाई। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं तो राइबोसोम का फंक्शन ही होता है प्रोटीन को बनाना। तो जिस सेल के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनने का काम हो रहा है, उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। स्मूथ की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव राइबोसोम। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ ट्यूबुलर फॉर्म, है ना, ट्यूब के फॉर्म में है ये पतले पतले पाउचेस रूप में था, ये ट्यूब के रूप में है, ठीक है। इट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द चीफ लिपिड्स इन द सेल। इसका ये याद रखेंगे फंक्शन, इसका काम क्या है, फॉस्फोलिपिड को बनाने में हेल्प करता है, जो कि चीफ लिपिड है, सबसे मेन लिपिड है एक सेल के अंदर, ठीक है ना, मतलब क्योंकि मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है ये। एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ रफ ER टू अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, स्पेशली द गोल्गी बॉडी। अब देखो होता क्या है, तो मैं थोड़ा सिस्टम समझाता हूं। मैं लास्ट वाला पॉइंट जो बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज बनी, मान लो इसके यहाँ पे क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, ठीक है, प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ आती है, इसमें आ गई, यहाँ आ गई। यहां से ना फिर क्या होगा, ये अपना पाउच इस तरह से पिंच हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये आगे जाके क्या बन जाएगा, गोल्गी बॉडी बनेगा जाकर के, ठीक है। किसके पास पहुंचेगा लेकर के, गोल्गी बॉडी। तो यहां जो चीज बनी है स्मूथ से होती हुई कहां पहुंचेगी, गोल्गी बॉडी में। पूरा पूरा सिस्टम होता है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है ना, पूरा पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इसीलिए यहां पे बोल रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा टू अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, स्पेशली द गोल्गी एपरेटस। किसके पास लेके जाता है, गोल्गी एपरेटस के पास लेके जाएगा। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें अगर हम लोग, तो क्या बोल रहा है, स्मूथ के अलग है, रफ के अलग है। स्मूथ का क्या काम हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड, याद रखेंगे, और खासकर कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये दो इसके याद रखेंगे। SER के दो मेन फंक्शन है, लिपिड को बनाना, खासकर कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को। स्मूथ ER इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी जिम्मेदार है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीजेस कैल्शियम आयन, ठीक है। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम एंड मसल सिस्टम। ये अभी हम कहां पढ़ेंगे, जब हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, किस तरह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैल्शियम आयन कहां से निकलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के बाहर आते हैं, जो कि हमको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन काम क्या, प्रोटीन के लिए होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन को फोल्ड करवाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन की फोल्डिंग से डिसाइड होता है उसका आगे नेचर क्या रहेगा।
आल्सो इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल, है ना, क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करता है रिगार्डिंग द करेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग करेक्ट होनी चाहिए। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग इज प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन को सॉर्ट आउट करना, किस प्रोटीन को क्या काम करना पड़ेगा उसको भी क्या कर रहा है, ये सॉर्ट आउट कर रहा है। तो ठीक है, मेन काम क्या रहेगा इसका, ये याद रखेंगे, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प कर रहा है। अब राइबोसोम हम सबको पता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, राइबोसोम की हेल्प से ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये कुछ राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइबोसोम खुद किसका बना हुआ है, आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए से मिल करके क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं। तो क्या कह रहा है राइबोसोम के बारे में, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एज फ्री पार्टिकल्स, फ्री पार्टिकल्स होते हैं या अटैच टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी चिपके हुए थे, या तो साइटोसोल में साइटोप्लाज्म फ्री पड़े रहेंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए रहेंगे। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाता है, यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है, तो उसी की बात कर रहा है ये। एंड फंक्शन एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसके दो पार्ट होते हैं, जो लार्जर और एक क्या है, स्मॉलर। जो लार्जर होता है वो 60s होता है और स्मॉलर जो होता है 40s। अब यहाँ पे S जो है कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती है, ये सेडिमेंटेशन यूनिट होती है। ठीक है ना, और जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो जो कंबाइंड है ये कहलाता है कितना, 80s। अब तुम कहोगे 60 40 तो 100 होता है, 80 कैसे हो गया। मैं फिर कह रहा हूं ये नपाई नहीं है, ये सेडिमेंटेशन की कितनी देर में ये बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, उसके हिसाब से होता है ये। ठीक है ना, एक प्रोसेस होता है, इनका टेक्निक होता है इनको नापने का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेंथ नहीं नापते हैं, इसकी लेंथ नहीं नापी जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कि जैसे मान लो एक बोतल लो, उसके अंदर कुछ मिट्टी के कण डाल दो, हिला दो, फिर वो कितनी देर में बैठ जाते हैं, वो एक तरीका होता है इसको मेजर करने का। ठीक है, तो अलग अलग होंगे तो 60-40, छोटा वाला 40, बड़ा वाला 60s का, और कंबाइंड होते हैं तो ये 80s के कहलाते हैं। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखो, ये तो हो गया नॉर्मल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, और ठीक है, माइटो जो उसके अंदर 60 ना होकर के ये क्या होता है, 50 होता है, और ये क्या होता है 30, तो 80 हो गया, और ये फिर क्या हो जाता है 70 हो जाता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, किसका बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है, एंड राइबोसोमल प्रोटीन का बना हुआ है। दीज आर अरेंज्ड एंड फॉर्म्ड टू डिस्टिंक्ट सब यूनिट सच एज द स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट। ये जो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, एक छोटी यूनिट बनाते हैं और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ठीक है, द यूकारियोटिक सेल कंटेन 80s राइबोसोम, उसके पास कौन सा होता है, 80s होता है, विथ 40s स्मॉलर, 40s छोटा वाला, एंड 60s बड़ा वाला। द प्रोकारियोटिक सेल या प्रोकारियोटिक कह लो या माइटोकॉन्ड्रिया कह लो, कंटेन 70s राइबोसोम वेयर इट हैज द 50s लार्जर सब यूनिट एंड 30s स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ प्रोकारियोट की हमें जरूरत नहीं है, तो किसके पूछ सकता है, यहां लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन ही बनाता है, ये प्रोटीन की फोल्डिंग भी करवा देगा। ये राइबोसोम अरे द एमिनो एसिड इन द ऑर्डर डिजाइनेट द टीआरएन। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, एक ही बात है ये। ठीक है ना, इसको दो को याद रखो, प्रोटीन की फोल्डिंग और प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है, आगे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब समझो बात को, जो मैं बार बार शुरुआत से उस समय समझा रहा था तुम लोगों को। ये देखो, ये सेल में देखो, ये ऊपर की लेयर, ये नीचे की लेयर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें देखो ये देख रहे हो, ये हरे वाले पार्ट, ठीक है, ये वाले, फिर ये वाले निकले हुए हैं, 3 पार्ट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ये हरे वाले, माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूब्यूलिन के बने हुए हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। फिर एक आते हैं सबसे नीचे वाले माइक्रोफिलामेंट, जो एक्टिन उसके बने हुए हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ठीक है ना, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, द साइटोस्केलेटन। ये तीनों मिलकर के पूरे सेल को बांध के रखते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर को, कोई हिले डुले ना। तो बस आते हैं, देखते हैं फटाफट इसको। क्या बोल रहा है ये, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ध्यान रखना, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, विच सेपरेट देम इनटू माइक्रोफिलामेंट,
जो उसको माइक्रोफिलामेंट में सेपरेट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन है 3 मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, उसका एक पार्ट होता है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द यूकारियोटिक सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करवाता है सेल को। आगे आते हैं, फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हेल्प इन सेल माइग्रेशन, सेल को माइग्रेट करना है, इधर से उधर जाना है। दे आल्सो हेल्प इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ यूकारियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला, यूकारियोटिक सीलिया और फ्लैजेला के बनने में हेल्प करता है ना, हमारी बॉडी में भी सीलिया पाए जाते हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, उसके फॉर्मेशन में जरूरी होते हैं। इसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल और ये आ गया माइक्रोफिलामेंट, तो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने यहां ले लिया। माइक्रोफिलामेंट आल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट बिकॉज दे आर द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट विच प्रोवाइड अ सेल स्ट्रक्चर एंड कीपिंग ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, है ना। ये क्या कर रहा है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट विच प्रोवाइड अ सेल स्ट्रक्चर, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है। एंड कीपिंग ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर रख रहा है। बाय एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में फैला हुआ है जिससे कि हर एक चीज अपनी जगह पर बनी रहे। स्ट्रक्चर की बात करें, दीज आर रेफर्ड एज थिनेस्ट फिलामेंट, सबसे पतले धागे टाइप फिलामेंट होते हैं ये, ऑफ द साइटोस्केलेटन, बाय हैविंग अ डायमीटर 6 to 7 नैनोमीटर, बहुत छोटा होता है नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर पता ना कितना होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, बहुत छोटा होता है, तो बहुत पतला है ये। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन, किसका बना हुआ है, एक्टिन का, वो किसका बना हुआ था ऊपर वाला, ट्यूबुलिन का, विच इज वाउंड इन स्पाइरल। ये क्या होता है, अगर तुम देखोगे गोल 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 ऐसे करके ऐठा हुआ है, वाउंड हो रखा है, ठीक है, वाउंड इन स्पाइरल। द वन एंड ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर एंड इज नेगेटिवली चार्ज। अब प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन सेल मूवमेंट, ठीक है, हेल्प इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग द माइटोसिस, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर, उसके कुछ कंपोनेंट्स और उसके कुछ फंक्शन की हमने बात कर ली है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अपने माइंड नर्चर ऐप की, है ना। बहुत से बच्चों को पता चल चुका है, जिन बच्चों को नहीं पता है, माइंड नर्चर ऐप जो है वो आपकी हेल्प करता है किस चीज में, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है, आपके एग्जिट एग्जाम में और साथ साथ में आपके डी फार्मा की पढ़ाई में, ठीक है। तो किस तरह से वो आपकी हेल्प करेगा और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उस ऐप के अंदर आपको, आइए देखते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो,
समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।